हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रामदास चौहान। वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित क्रिया माने वर्ब, क्रिया पनी है ना, काम है ना, क्रिया वर्ब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं और इसके सही तरीके के कितने भेद हैं, हम चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। तो चलिए हम आज वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना। क्रिया है ना, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ सही तरीके से बताया गया है कि जिस शब्द से ए शब्दमुतो ऐते, ए पदमुतो ऐते है ना, ఏ పదముతో అయితే ఏదన్నా పనిని గురించి है ना, కార్యము గురించి है ना, जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है ना, ఏదైనా శబ్దము పని జరిగే దాని గురించి జరిగిన దాని గురించి తెలిపేటటువంటి పదాలను क्रिया అని అంటారు बोलते हैं ना। क्रिया की परिभाषा यहाँ बता सकते हैं कि जो शब्द काम होने या होने का बोध करता है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब है ना, वर्ब पनी है ना, क्रिया माने वर्ब पनी है ना, పనిని తెలిపేదాన్ని క్రియ అని అంటారు है ना। इसके कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे यहाँ पे है ना, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसका उदाहरण है खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, भागना, दौड़ना, चलना, फिरना आदि है ना। यहाँ पर और कुछ उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। और कुछ उदाहरण यहाँ पर बताया गया है कि जाना, दौड़ना है ना, और जाना, आना, हंसना, रोना, दौड़ना, उठना, चमकना, गिरना, पढ़ना, बढ़ना, ठहरना, बढ़ना, फिरना है ना। इस तरह के कई प्रकार के शब्द यहाँ बताया गया है, ये सब इनके उदाहरण है। तो इसके साथ साथ क्रिया है ना, क्रिया అంటే పనిని తెలిపేదాన్ని है ना, काम के बारे में है ना, పనిని తెలిపేదాన్ని क्रिया అని అంటారని మనము తెలుసుకున్నాం है ना। इसके और कुछ उदाहरण और इसके कितने भेद हैं, प्रकार क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के क्रिया होते हैं है ना। जैसे पहला है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया की दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। उसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है ना। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे है ना। तो यहाँ पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए, जब कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है उसे जब सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया को सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। जैसे किसी कर्ता का काम प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है, ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఎవరైతే పని కర్త ఉంటారో, కర్త యొక్క పని యొక్క ప్రభావము వేరే దానిపైన వేరే వస్తుపైన పడితే దాన్ని सकर्मक क्रिया అని అంటారని చెప్పడం జరిగింది। मूल माली फूल लाया, माली क्या लाया, फूल लाया అంటే ఇక్కడ क्वेश्चन చేస్తే आंसर వచ్చింది है ना। क्वेश्चन करे तो इसका आंसर यहाँ पर मिला है ना, क्वेश्चन చేస్తే आंसर అనేది వచ్చింది। तो माली क्या लाया, फूल लाया అంటే यहाँ माली फूल लाया, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? क्रिया का प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर पड़ा। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें माली के लाने का प्रभाव फूल पर पड़ा అంటే దీని యొక్క ప్రభావము, పని యొక్క ప్రభావం దేనిపైన పడ్డది? ఫూల్. దేని తీసుకొచ్చిండు? ఫ్లవర్ని తెచ్చిండు, ఫూల్ని తెచ్చిండు కాబట్టి इसलिए लाया क्रिया सकर्मक क्रिया అవుతుంది। ఏ క్రియ అవుతుంది? सकर्मक क्रिया। లాయా అనేటటువంటి క్రియ सकर्मक క్రియగా మారుతుంది। ఇంకొకటి దీనికి డైరెక్ట్గా మనము గుర్తుంచుకోవాలంటే ఇసే ప్రశ్న, ఒకవేళ మనం ప్రశ్నవాచకంలో కలిపితే మాలి ఫుల్ లాయా, तो దీని క్వశ్చన్గా మార్చి ఏమవుతుంది? మాలి క్యా లాయా, మాలి क्या लाया
है ना మాలి क्या लाया అనేటువంటి క్వశ్చన్ వస్తుంది క్వశ్చన్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా మాలి फूल लाया बोल के చెప్పొచ్చు మనం है ना माली फूल लाया అని చెప్పవచ్చు इस तरह के शब्द हम पढ़कर यहाँ समझना है ना ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చి దానికి ఆన్సర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనము सकर्मक क्रियाగా చెప్పవచ్చు नेक्स्ट और सेकंड वन है ना हमारा जो पढ़ने का और सेकंड वन है जो अकर्मक क्रिया क्या है अकर्मक क्रिया के बारे में यहाँ पता लगाएंगे है ना तो इसमें कर्ता के काम का फल स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है इसमें क्या कर्ता के काम का फल कर्ता पर ही पड़ता है और अन्य किसी व्यक्ति पर भी किसी वस्तु पर भी नहीं पड़ेगा ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं దీని యొక్క పని ప్రభావము ఇందులో ఉన్నటువంటి పని ప్రభావము ఏ వ్యక్తి పైన కూడా పడదు ఎవరిపైన పడుతుంది మరి తనక తాను పైన స్వయం కర్త పరి పడతాయి అంటే దీని యొక్క పని ప్రభావము కర్త పైననే ఉంటుంది ఇలాంటి పదాలను అకర్మ క్రియ అని అంటారు और इसके उदाहरण बोलते हैं राम दौड़ा है ना मोहन सोता राम दौड़ा किसके लिए दौड़ा है तन कोसम तानु परिगెత్తాడు है ना स्वयं के लिए అంటే తన పైన తాను తన కోసం తాను పరిగెత్తాడు కాబట్టి అది అకర్మక క్రియ है ना నెక్స్ట్ మోహన్ సోతా है మోహన్ సోతా మోహన్ పడుకుంటున్నాడు ఎవరి కోసం పడుకుంటున్నాడు తన కోసమే పడుకుంటున్నాడు కాబట్టి మోహన్ सोता है तो इस तरह के शब्द को सकर्मक क्रिया कहा जाता है बोल के हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं और एक बात क्या है यहाँ पे बोल तो हमने सकर्मक क्रिया में क्या बोला था कि क्वेश्चन आया तो यदि इसका क्वेश्चन आया तो हमें ये सकर्मक क्रिया बोले थे ये इसका क्वेश्चन नहीं आया जो हमें इस राम दौड़ा राम क्या किया इसका क्वेश्चन है क्या नहीं है ना मोहन सोता इसको क्वेश्चन में बदल सकते हैं नहीं तो इस सही तरीके का आंसर आना है पर्टिकुलर जो अर्धवंत आंसर आया तो आंसर आया तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं ऐसे आंसर नहीं आया तो अकर्मक क्रिया कहा जाता है तो राम स्वयं के लिए दौड़ा है किसी के लिए नहीं दौड़ा है ना मोहन सोता है स्वयं के लिए सोता है किसी के लिए नहीं सोता है और बालक दूध पीने के लिए स्वयं के लिए रोता है दूसरों के लिए नहीं रोता है ना इस तरह के शब्दों को अकर्मक क्रिया कहा जाता है ना तो और इसके सही अन्य उदाहरण जानेंगे और उदाहरण इन वाक्यों में कर्ता का काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़ता है कर्ता पर ही पड़ता है किसी पर नहीं पड़ता है अन्य कर्ता पर ही पड़ेगा इसलिए यहाँ दौड़ा और सोया क्रियाएं अकर्मक क्रिया होती है दौड़ना और सोना क्या है ये अकर्मक क्रिया पर पड़ता है इस तरह के शब्दों को यहाँ अकर्मक और सकर्मक क्रिया कहा जाता है और अन्य क्रिया के बारे में और अन्य भाषण के बारे में इनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे है ना सही इंट्रोडक्शन संज्ञा की परिभाषा जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे క్రియ कहते हैं ఏదైనా యొక్క పని జరిగేదాని గురించి జరగబోయేదాని గురించి జరిగిన దాని గురించి ఏదైనా పనిని గురించి తెలిపేదాన్ని పని है ना काम है ना क्या काम या कार्य के बारे में बोध करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं बोल के पढ़े हम है ना जैसे खाना पीना पढ़ना लिखना आदि ये सब कुछ क्या है क्रिया है क्रिया के उदाहरण हैं तो क्रिया के दो प्रकार है बोल के ऑलरेडी हम इससे पहले पढ़े थे है ना क्रिया के दो प्रकार हैं कितने प्रकार है जी क्रिया के दो प्रकार हैं सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया ऑलरेडी हम सही तरीके से पढ़े और एक बार हम पढ़ रहे हैं जैसे सकर्मक क्रिया जब कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है तब क्रिया सकर्मक क्रिया होती है ఏదన్నా కర్త యొక్క ప్రభావము పని ప్రభావము వేరే వ్యక్తి లేదా వస్తువు పైన పడుతుంది అలాంటి క్రియలను सकर्मक क्रिया అని అంటారు है ना माली फूल लाया है ना माली फूल लाया है ना ये सब कुछ सकर्मक क्रिया है ना इसी तरह और एक बार सकर्मक क्रिया
है ना। जिन शब्दों से किसी कार्य या काम होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। कल मेरे पिताजी के साथ ताजमहल जाऊंगा, है ना, ये क्रिया है ना। और धातु, धातु देखेंगे, क्रिया में एक धातु भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से मिलने वाला अंश धातु कहलाता है। అంటే క్రియతో పాటు సమానంగా కలిపేటటువంటి అంశాన్ని धातु అని అంటారు। बोलते जैसे लिख और पढ़ और गिर, है ना, ये इवनी धातुలు। जैसे लिख को लिखना, लिखना, लिखना एक क्रिया है ना। लिख क्या है, फिर धातु है ना। पढ़ प्लस ना, पढ़ना, है ना, ये भी क्या है, एक क्रिया है। और गिर प्लस ना, गिरना, गिरना, है ना। इस तरह ये गिर धातु है और ना आया सहायक शब्द है, अक्षर है। तो ना, गिर प्लस ना, गिरना, तो यहाँ सही तरीके का अर्थ हमें मिला है। इस तरह के शब्दों को धातु कहा जाता है ना। नेक्स्ट सही उदाहरण हम जानेंगे, और है ना, धातु प्लस प्रत्यय समान क्रिया, है ना, समान क्रिया। जा प्लस ना, जाना, दौड़ प्लस ना, दौड़ना, जैसे इससे पहले पढ़े। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कितने प्रकार, दो प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बोल के यहाँ बताया गया है। अकर्मक क्रिया जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ेगा। ఇప్పుడు కర్త యొక్క వ్యాపార ఫలం ఏ దేనిపైన పడుతుంది, కర్త పైన పడుతుంది, है ना। దానికి ఇలాంటి పదాలను ఏమంటారు, यहाँ आकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया में, है ना, सकर्मक क्रिया है में जहाँ कर्ता का व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसे शब्दों को सकर्मक क्रिया कहा जाता है ना। अकर्मक क्रिया को सही तरीके से जानेंगे। राजा बाजार गया, है ना, और ललिता आई, है ना। लड़का मैदान में दौड़ता, वो उसके लिए दौड़ता है, किसी के लिए नहीं दौड़ता है। ललिता आई, किसके लिए आई, वहाँ बाजार गया, उसके लिए गया, किसी के लिए नहीं गया, है ना, अकर्मक क्रिया। और मुख्य अकर्मक क्रिया है जाना, आना, हंसना, रोना, दौड़ना, उठना और चमकना, गिरना और बढ़ना, ठहरना, फिरना, है ना। इस तरह के शब्द यहाँ पर बताए गए। अभी सकर्मक क्रिया जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसे शब्दों को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। लता ने दूध को गर्म किया, यहाँ इसका कर्ता का फल किसके ऊपर पड़ा, दूध पर, है ना। दूध को गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। तो इस तरह का शब्द यहाँ सकर्मक क्रिया कहलाता है। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। कर्ता का फल कर्म पर पड़ा, है ना, कर्ता का फल कर्म पर पड़ा। किसको मारा, राम को मारा। और शिकारी ने हिरण को शिकारी किया, है ना, कर्ता का फल कर्म पर पड़ा। इस तरह के शब्दों को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे तेलुगु में इस तरह लिखा गया है कि क्रियाకు దేనిని వేనిని అని ప్రశ్నిస్తే సమాధానం లభిస్తే అవి సకర్మక క్రియ అవుతుంది, है ना। సమాధానం లభిస్తే, ఒకవేళ సమాధానం వస్తే దేనిని వేనిని అని ప్రశ్నిస్తే సమాధానం వస్తే అది సకర్మక క్రియ అవుతుంది। ఒకవేళ సమాధానం లభించకపోతే, సమాధానం రాకపోతే, आंसर రాకపోతే అకర్మక క్రియ అవుతుంది అని అర్థం, है ना। मैंने इससे पहले बताया था, ఇంతకుముందు నేనేం చెప్పానంటే ఒకవేళ మనము క్వశ్చన్లో మార్చిస్తే ఉన్నటువంటి పదాన్ని, అక్షరాన్ని, వాక్యాన్ని క్వశ్చన్ రూపంలో మార్చేస్తే దానికి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వస్తే అది सकर्मक क्रिया, है ना। ఒకవేళ ఆన్సర్ రాకపోతే అకర్మక క్రియ, है ना। అకర్మక क्रिया అని ముందే చెప్పాము మనం, है ना। और कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेदों हैं, है ना। कर्मो యొక్క ఆధారంగా, కర్మ యొక్క ఆధారంగా सकर्मक क्रिया యొక్క రెండు భేదాలు ఉన్నాయి। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, है ना। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इन दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है। जिस क्रिया का एक ही कर्म होते हैं
उदाहरण जिस क्रिया का कर्म एक ही होता है उसे क्रिया एक कर्म क्रिया कहा जाता है ना। और उदाहरण बंदर आ रहा है, बंदर आम खा रहा है, बंदर आम खा रहा है मीन्स यहाँ पर एक ही बंदर के बारे में बताया गया है, ज़्यादा बंदरों के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। तो इसी तरह सेकंड वन है ना, सेकंड वन क्या है, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्म, द्वि माने दो, एक माने एक है ना। एक अंटे ఒకటి ద్వి అంటే రెండు। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, ये దేనికైతే क्रिया की రెండు कर्माలు ఉంటాయో, दो कर्म कितने होते हैं, दो कर्म होते हैं, ऐसे शब्द को, ऐसे क्रिया शब्दों को क्या बोलते हैं, द्विक्रिया समक्रम द्विक्रिया कहा जा द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने वैष्णवी को घड़ी दी, मैंने वैष्णवी को घड़ी दी, इसमें वैष्णवी है और घड़ी भी है, दो भी क्रिया है। घड़ी देना तो दो भी कर्म होता है, दो कर्म है ना, दो कर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे संरचना की दृष्टि से क्रिया के चार भेद है। क्या, संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, चार भेद हैं। जैसे संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। इस तरह के क्रिया यहाँ पर बताया गया है ना। नेक्स्ट संयुक्त क्रिया के बारे में जानेंगे है ना। जब दो या दो से अधिक भिन्नार्थ कथाएं क्रियाएं संयोग कर किसी पूर्ण क्रिया को बताती हैं, ऐसे शब्दों को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। संगीता कहानी लिखने लगी, संगीता कहानी लिखने लगी, यहाँ संयुक्त क्रिया में आएगा है ना। नेक्स्ट और संयुक्त क्रिया की उदाहरण यहाँ पर बताया गया, वह हर दिन खेलता रहता है, हर दिन खेलता रहता है, खेलना मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया रहता है ना। इस तरह शब्द यहाँ पर बताया गया है ना। नाम धातु क्रिया, क्या, नाम धातु क्रिया, जो राम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण धातु के समान प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे नाम धातु क्रिया में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है ना। नेक्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल और क्या है, वह ससुर से लजाती है, बहू ससुर से लजाती है, लाज और संज्ञा, लाज क्या है, संज्ञा है, यहाँ लाजती है क्रिया शब्द लाज और संज्ञा शब्द से बनी है। और नाम धातु क्रिया चार प्रकार के होते हैं, नाम धातु क्रिया पूरे चार प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे है ना। संज्ञा से खरीदी, संज्ञा से खरीदना और ठगाना और दुखाना, इस तरह के शब्द संज्ञा से नाम धातु क्रिया बना है ना, नाम धातु क्रिया इस तरह बना है। और सर्वनाम से अपनापन, विशेषण से मोटापन, सटायन है ना, सटियान है ना, सटियान। और अनुकरणीय वाची शब्दों से खटकाना और बड़बड़ाना है ना, इस तरह के शब्द नाम धातु शब्द से बनाया गया है ना, नाम धातु क्रिया बनाया गया है ना। नेक्स्ट और प्रेरणात्मक क्रिया, क्या है बेटा, प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया कर्ता कार्य को एवं ना करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, इसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में दो कर्ता होते हैं, इस क्रिया में कितने कर्ता होते हैं, दो क्रिया, प्रेरक कर्ता प्रेरण देने वाला, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, जो जिसे प्रेरित दी जाती है, इस तरह के शब्दों को प्रेरित कर्ता, ये दो बताया गया, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता है ना, प्रेरक प्रेरित है ना। प्रेरक माने जो प्रेरणा देता है, जो प्रेरणा देने वाला था है, और प्रेरित माने जिससे प्रेरणा दी जाती है,
से ये दो अलग हैं, है ना। नेक्स्ट उदाहरण, लक्ष्मी नौकरी से दूध, लक्ष्मी नौकर से दूध निकलवाती है। లక్ష్మి నౌకర్ సే దూద్ నికల్వాతీ హే అంటే లక్ష్మి ఒక జీతగానితో పాలు తీవిస్తుంది అని, అంటే బర్రె పాలు తీయిస్తుంది అని అర్థం, है ना। लक्ष्मी नौकर से दूध निकलवाती है। और प्रेरक कर्ता देखो, प्रेरित कर्ता, प्रेरक कर्ता यहाँ और प्रेरित कर्ता, है ना। और प्रेरणात्मक कर्ता, है ना। प्रेरणात्मक क्रियाएं दो प्रकार हैं, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया, है ना। यहाँ पर इस तरह बताया गया है, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, है ना, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है। उदाहरण, सुमित्रा रागिनी को कविता सुनाती है ना। ये प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया है। और द्विप्रेरणात्मक क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, ऐसे शब्दों को द्विप्रेरणात्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है ना। यहाँ क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। माँ दाई से बच्चों को दूध पिलवाती है, माँ दाई से बच्चों को दूध पिलवाती है। नेक्स्ट, पूर्वकालीन क्रिया क्या है? पूर्वकालीन क्रिया, क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो वहाँ पूर्वकालीन प्रयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे रवि दूध पीकर विद्यालय जाता है, रवि दूध पीकर विद्यालय जाता है, अभी खाकर आया। तो यहाँ पीकर पूर्वकालीन कालिक क्रिया है। और यहाँ खाकर भी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। इस तरह हमें क्रिया के बारे में समझना है ना। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया गया है डीप, तो अब सही तरीके से समझना है। जो मैं आपको नोट्स लिखने के लिए यहाँ पर बताऊँगा कि क्रिया की एडिंग यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ से यहाँ तक अब इनके उदाहरण और दो भेदों के बारे में लिखना है, दैट्स ऑल। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखते हैं उनको भी बहुत ही काम आएगा, है ना। इसलिए मैं इतना डीप बताया हूँ। तो सभी लोग ये इस क्रिया के भेद और उनके भेद पूरे जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और यदि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। और हर पल हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, है ना। आरडीसी स्टडी सेंटर। और एक बार यदि आपको कई प्रकार की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के कुछ डाउट है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके यूट्यूब में जाकर आरडीसी स्टडी सेंटर, आरडीसी, है ना। अब आरडीसी यूट्यूब में आरडीसी स्टडी सेंटर बोल के टाइप करने से आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, है ना। यहाँ यूट्यूब चैनल में इस तरह करना है, आरडीसी स्टडी, आरडीसी स्टडी सेंटर, आरडीसी STUDY स्टडी CENTER सेंटर। यदि इस तरह टाइप करें तो हमारा यूट्यूब चैनल खुलेगा। यहाँ आपको जो भी डाउट आएगा वो पूरे वीडियोस इस पर मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।